हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गणित शिक्षण में यूज़ की जाने वाली गणित शिक्षण की विधियाँ। मैथ्स टीचिंग में जो इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस करेंगे आज हम इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को और एनालिटिकल और सिंथेटिक मेथड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण की विभिन्न प्रकार की विधियों का संक्षेप में वर्णन करो और आपके अनुसार कौन सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों है, इसको भी स्पष्ट करना है। तो आइए समझते हैं। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु उनके अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। शिक्षण विधियों के प्रयोग में मानसिक योग्यता, रुचि, सीखने की इच्छा तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। टीचर्स को टीचिंग मेथड का चूज या सिलेक्शन करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सभी अभी डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले समझते हैं कि टीचिंग मेथड होता क्या है या शिक्षण विधि होती क्या है। तो क्लास में छात्रों को सीखने तथा शिक्षक के द्वारा शिक्षण क्रिया से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर स्टूडेंट को सिखाने के लिए जो भी वो काम करते हैं जिससे कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस इजी हो जाए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, तो वहाँ पे जो यूज़ किया जाता है उसे हम टीचिंग मेथड कहते हैं। टीचर्स के द्वारा ज्ञान के आधार पर ही विधि का स्पष्टीकरण होता है। किसी भी सीखने की स्थिति में शिक्षण तथा छात्र का पठन दोनों ही आते हैं। तो यहाँ पे सीखने में टीचिंग और लर्निंग दोनों ही रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। टीचिंग अच्छी होगी तो लर्निंग भी उतनी ही अच्छी होगी। शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण में निम्न बातें आती हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो टीचर ध्यान रखते हुए टीचिंग करते हैं? सबसे पहला है प्रेरणा, सेकंड है समस्या प्रस्तुत करना, थर्ड है उदाहरण देना, फोर्थ है परख का प्रयोग, फिफ्थ है छात्रों की क्रिया को दिशा निर्देश देना, सिक्स है छात्रों की सहायता से पाठ्य सामग्री का संगठन तथा निष्कर्ष निकालना, और सेवंथ है मूल्यांकन। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रेरणा जो दिया है, प्रेरणा से रिलेटेड ये है, प्रेरणा क्या होती है कि बच्चों को मोटिवेट करना किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो टीचर का ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को मोटिवेट करते हुए लर्निंग के लिए आगे की ओर डेवलपमेंट करना। सेकंड है समस्या प्रस्तुत करना, किसी भी चीज़ को समझाते हुए उस प्रेजेंटेशन को किस तरीके से दिया जाए कि बच्चे उस चीज़ को समझ पाएँ और उसको खुद से भी कंक्लूजन कुछ निकाल पाए। तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए वो भी टीचर ही डिसाइड करता है। एग्जाम्पल किस तरीके से दिया जाए। फोर्थ है परख का प्रयोग, अपने एक्सपीरियंस को किस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं ताकि बच्चों को और अच्छा समझ में आए। फिफ्थ है छात्रों की क्रिया को दिशा देना, जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, जो चीज़ समझ रहे हैं, उसको भी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको सही डायरेक्शन में ले जाना। ये सभी काम टीचर्स को ही ध्यान में रखना है। सिक्स है छात्रों की सहायता से पाठ्य सामग्री का संगठन तथा निष्कर्ष निकालना। यहाँ पे टीचर जब टीचिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे उनको ये देखना होता है कि जो कंटेंट है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि बच्चों को समझ में आए, और बच्चे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन करें, उस चीज़ का सिलेक्शन करें ताकि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ के उसका एक कोई रिजल्ट निकाल पाए। और लास्ट में आपको ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इवैल्यूएशन भी करना है, मूल्यांकन भी करना है कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, उनको किस तरीके से और अच्छा डेवलप किया जा सके ताकि उनकी जो लर्निंग है और बेहतर हो जाए। तो ये सभी चीज़ें टीचर्स को ध्यान में रखना है। फिर आते हैं हम टीचिंग मेथड की कुछ डिफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आप, प्रत्येक विषय को सरलतम ढंग से समझने की विधियाँ अथवा प्रणालियाँ होती हैं। विषय को भली भांति तथा नियोजित ढंग से छात्रों को समझाने की जो विधियाँ होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधियाँ कहते हैं। शिक्षण विधियों में परिवर्तन एक विकासशील प्रविधि है। यहाँ पे गेज ने 1969 में एक डिफिनेशन दी, उन्होंने बताया कि शिक्षण विधियाँ शिक्षक व्यवहार की एक पद्धति हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है, अनेक विषयों में प्रयोग में लाई जाती हैं और ये एक से अधिक शिक्षक की विशेषता है तथा शिक्षण से संबंधित है। ये गेज की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो ये किसी भी टीचर्स का बिहेवियर बताती हैं और ये बिहेवियर बार बार रिपीटेशन होता है। अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये प्रयोग की जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज़ की जाती हैं। विधियाँ शिक्षक के व्यवहार का एक भाग है जिन्हें शिक्षक द्वारा शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। विधियाँ विषय वस्तु पर आधारित होती हैं, जैसा कंटेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं और अधिगम को विकसित करते हैं, मतलब लर्निंग को भी डेवलप करते हैं। लैटिन विधि में शब्द का जो अर्थ है वो है तरीका अथवा रीति।
शिक्षा में विधि का अर्थ शिक्षक द्वारा छात्रों को सामग्री का संप्रेषण करना है, किस तरीके से बच्चों के से कनेक्ट करते हुए बच्चों को अच्छा समझ में आए, उस तरीके को कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाए, ये सभी चीज़ें एक टीचिंग मेथड में आती हैं। कक्षा में छात्रों को सीखने तथा शिक्षक के द्वारा शिक्षण क्रिया से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उनके ज्ञान के आधार पर ही विधि का स्पष्टीकरण होता है। अब यहाँ पे टीचर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से एक्टिविटी करते हैं, कौन कौन से वो रिस्पॉन्स करते हैं, उनको समझें। तो पहला है कि जब टीचर मोटिवेट करेगा तो स्टूडेंट वहाँ पे मोटिवेट होंगे, मतलब प्रेरित होंगे उस चीज़ को सीखने के लिए। सेकंड है निरीक्षण करना। जब स्टूडेंट किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्क्लूज़न निकालते हैं, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि टीचर द्वारा जो प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है या प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया जाता है उसका स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है। फिर थर्ड है पुराने अनुभवों का प्रत्यास्मरण करता है। जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उस चीज़ का, प्रॉब्लम का, तो वो प्रॉब्लम में पुराने एक्सपीरियंस का भी यूज़ करता है कि किस तरीके से मेरे पुराने जो एक्सपीरियंस है, जो उनका प्रीवियस नॉलेज है, उसको किस तरीके से उस पर कनेक्ट करें। फोर्थ है ध्यान से सुनना। जब टीचर एग्जाम्पल देते हैं या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स होता है वो है ध्यान से सुनना। फिफ्थ है पाठ्य वस्तु का ज्ञान करना, जो भी कंटेंट बताया जा रहा है उसकी नॉलेज को गेन करना। और सिक्स है निष्कर्ष निकालना। अब वो जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में दी गई थी उस चीज़ को उन्होंने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ किया, उसको कंसंट्रेट होकर सुना, साथ ही कंटेंट जो भी बताया गया उसको अच्छे से समझने की पूरी कोशिश की। लास्टली वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कंक्लूजन भी निकालेंगे, उनको समझ में आएगा तो वो खुद से भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये हो गए स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स कि वो किस तरीके से किसी भी चीज़ को समझ रहे हैं। शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। विधि के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को क्रम में रखना आता है या एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। अब माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु निम्नलिखित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका मैक्सिमम यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले इन्हीं को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा आगमन विधि जिसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। सेकंड है निगमन विधि जिसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। थर्ड है विश्लेषण विधि जिसको एनालिटिकल या एनालिटिक मेथड कहते हैं। और फोर्थ है संश्लेषण विधि या सिंथेटिक मेथड। तो समझते हैं इंडक्टिव मेथड को, आगमन विधि। आगमन विधि गणित शिक्षण में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधि है। इस विधि में छात्रों को उदाहरणों द्वारा किसी भी समान नियम या ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगमन विधि में उदाहरणों के माध्यम से किसी सामान्य नियम को निकलवाया जाता है। इस विधि के बारे में लैंडल ने बताया है कि जब कभी हम बालकों के सम्मुख बहुत से तथ्य, उदाहरण, वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर इनके स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, तब हम शिक्षण का आगमन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। आगमन विधि में अनुभवों, प्रयोगों और उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के समक्ष कुछ विशेष परिस्थितियां एवं उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन उदाहरणों के आधार पर बालक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है और डिस्कशन करता है और इसी के बेस पे प्रिंसिपल, लॉ या फॉर्मूले पे पहुंचते हैं। नियमों, सूत्रों आदि का प्रतिपादन करते हुए इस विधि में बालक अपने अनुभवों, मानसिक शक्तियों और प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग करते हुए किसी भी चीज़ का जनरलाइजेशन करते हैं और एक रूल को समझते हैं। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक जनरल एक अनुमान लगाते हैं, या अगर एग्जाम्पल के बेस पे समझें तो अगर हम स्टूडेंट को गर्मी के बारे में उनको बताना है तो बहुत सी जलती हुई चीज़ों के पास या जलती हुई चीज़ें दिखाएंगे और उनको अनुभव कराएंगे कि हाँ, जलती हुई चीज़ें हमेशा गर्मी का ही अनुभव करती हैं। तो वो एक उनका एक प्रिंसिपल बना लेते हैं कि जितनी भी वस्तुएं जलाई जाती हैं उनसे गर्मी उत्पन्न होती है। आगमन विधि इसी प्रकार की अवधारणाओं पर आधारित है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाते हैं, इसलिए इस विधि को आगमन विधि या सामान्य अनुमान विधि या इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। आगमन विधि में सामान्यतः 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सेकंड है विशिष्ट से सामान्य की ओर और थर्ड है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगमन विधि के जो पद हैं वो है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, सेकंड है निरीक्षण कार्य करना, थर्ड है सामान्यीकरण और फोर्थ है सत्यापन।
अगर इसका प्रोसीजर समझें तो आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय उदाहरणों से नियमों की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर मीन्स कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप की जाती है। छात्र स्वयं भिन्न भिन्न कॉन्क्रीट फैक्ट के आधार पर अपनी जो मेंटल पावर है उसको यूज़ करते हुए किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और जनरलाइजेशन के थ्रू एक नियम को फॉलो करते हैं। आगमन विधि के पहले जो स्टेप में है, जो पहला स्टेप है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, तो यहाँ पे टीचर कुछ एग्जाम्पल बच्चों के सामने पुट करते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो उन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। सेकंड जो स्टेप है वो है निरीक्षण कार्य करना। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैं उसी को वो सॉल्व करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और एक रियल फैक्ट की ओर या एक रियल कंक्लूजन की ओर वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। यहाँ पे प्रस्तुत किए गए जितने भी एग्जाम्पल होंगे उन्हीं का वो ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व के बाद स्टूडेंट और टीचर दोनों ही आपस में डिस्कस करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग वे बात करते हैं, जिससे वो एक जनरल फॉर्मूला या प्रिंसिपल की ओर आगे बढ़ते हैं और उसका निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है सत्यापन। यहाँ पे किसी भी सामान्य सूत्र या सिद्धांत या विषय का निर्धारण करने के पश्चात क्या होता है कि बालक अपने उदाहरणों तथा समस्या प्रश्नों की सहायता से निर्धारित नियमों का परीक्षण और सत्यापन करते हैं। तो इस तरीके से इसके कुछ स्टेप हैं, 4 स्टेप में ये पूरा प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट है आगमन विधि के गुण एवं विशेषताएं। तो अगर आगमन विधि के गुण की बात करें तो पहला है आलोचनात्मक एवं निरीक्षण तर्क शक्ति का विकास करना। सेकंड है वैज्ञानिक विधि है ये। थर्ड है प्रत्यक्ष तत्वों पर आधारित है। नियम सूत्र का निर्धारण सामान्यकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। गणित के प्रति रुचि एवं उत्साह बना रहता है, इस वजह से ये मैथ्स टीचिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। नवीन ज्ञान के प्रति छात्र सक्रिय रहते हैं। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है। स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रहते हैं और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है इसलिए मनोविज्ञान के अनुकरण करती है। ये इसकी कुछ विशेषताएं और गुण थे। आगमन विधि की अगर सीमाओं की बात करें तो अत्यंत धीमी गति है क्योंकि लंबी प्रक्रिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू एक जनरलाइजेशन होता है और उससे कोई रिजल्ट फाउंड किया जाता है, तो एक लंबी विधि है और धीमी गति से होती है। सेकंड है ज्ञान प्राप्त करने में अधिक श्रम और समय लगता है, मतलब टाइम भी ज़्यादा लगता है और ज़्यादा इसमें वर्क करना पड़ता है। थर्ड है पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता अगर इस विधि के थ्रू करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को जनरलाइजेशन की ओर ले जाना वो थोड़ा सा टफ टास्क है। फोर्थ है अनुभवी शिक्षकों द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है, अगर सभी टीचर्स इसको यूज़ करेंगे तो वो एक अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं होगा, तो इस वजह से इसकी कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशन। अगर मैथ्स में अगर इसका यूज़ किया जाए तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अगर त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का अगर योग ज्ञात करना है, मतलब सम उसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर के थ्रू हम वहाँ पे कुछ एंगल शो कर देंगे और फिर उसमें वही एक ट्राइंगल का जनरल दिखाएंगे कि जितने भी एंगल का सम है वो 180 आ रहा है। तो इससे बच्चे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल या कुछ फिगर के थ्रू उनको वो चीज़ कई बार दिखाई स्टेप में और उससे उन्होंने जनरलाइज किया कि त्रिभुज का जो अंतःकोण का योग होता है वो 180 होता है। तो इस तरीके से इस विधि का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी निगमन विधि, जिसको कि डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड का बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे एग्जाम्पल पहले बताए जाते थे और निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड में सबसे पहले ही प्रिंसिपल या फॉर्मूला बता दिया जाता है और बाद में एग्जाम्पल के द्वारा इसकी पुष्टि कर दी जाती है। लैंडल के अनुसार निगमन विधि द्वारा शिक्षण से पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है और उसके पश्चात उसके अर्थ का सावधानी पूर्वक स्पष्टीकरण किया जाता है और अंत में तथ्यों का प्रयोग कर पूर्णतः स्पष्ट कर दिया जाता है। ये लैंडल ने डेफिनेशन दी है और उसके थ्रू अगर आप समझें तो यहाँ पे
सबसे पहले फॉर्मूला और प्रिंसिपल बता दिया जाता है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसको प्रूव भी कर दिया जाता है। यह विधि निम्न सूत्रों पर आधारित है। पहला है अज्ञात से ज्ञात की ओर, सेकंड है सामान्य से विशिष्ट की ओर, थर्ड है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और फोर्थ है सिद्धांत से उदाहरण की ओर। यहाँ पे नियम या फिर सिद्धांत का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण कर दिया जाता है, फिर नियम और सिद्धांत का प्रयोग करना या और उदाहरण दिया जाता है, नेक्स्ट में कॉन्क्लूज़न निकाला जाता है, फिर उसी चीज़ को प्रूव कर दिया जाता है। ये इसका प्रोसीजर था। निगमन विधि की विशेषताएं क्या है? निगमन विधि के द्वारा जो मैथ्स टीचिंग है वो इजी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जब बता दिया जाता है किसी चीज़ को कम समय में बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। सेकंड है कम समय में अधिक ज्ञान भी मिल जाता है। नियम और सूत्र सिद्धांत की सरलता से जांच कर ली जाती है, यानी प्रूव कर दिया जाता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही कम परिश्रम की आवश्यकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टीचर ने एक फार्मूला बता दिया, बच्चों ने उसी फार्मूले को याद करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो यहाँ पे वर्क बहुत कम है और टाइम भी कम लगेगा यहाँ पे। संक्षिप्त होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है, इसका बहुत जल्दी यूज़ भी हर जगह किया जा सकता है क्योंकि एक फार्मूला बेस है। समय की बचत हो जाती है, स्मरण शक्ति का भी विकास होता है कि बच्चे याद करने की जो पावर है वो भी इंक्रीज़ होती है इससे। ये कुछ इसकी विशेषताएं थी, लेकिन विशेषताओं के साथ ही कुछ दोष भी होते हैं, सीमाएं भी हैं इसकी। तो पहला है अर्जित ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी है, क्योंकि कुछ बच्चे उस चीज़ को समझते नहीं है, सिर्फ रट लेते हैं। ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। यहाँ पे लॉजिकल या जो मेमोरी लेवल है या ऑब्जर्विंग जो पावर है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाती, वो डेवलप नहीं हो पाती। यहाँ पे नवीन ज्ञान के अवसर प्राप्त नहीं होते, वही एक जनरल फॉर्मूले के बेस पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अरुचिकर एवं नीरस बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव होकर नहीं सुनते, क्योंकि उनको मालूम है वही एक फॉर्मूला टीचर बता रहे हैं तो वो तो बुक में भी दिया है, तो बुक के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्लास नहीं होती और बोरिंग सी फील होने लगती है। मैथ्स टीचिंग में अगर सिंपल एक फॉर्मूला बता दिया जाता है तो बच्चे उस चीज़ को जल्दी सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल को समझें कि अगर हमें एरिया ऑफ द सर्किल बताना है तो वहाँ पे हम एक जनरल फार्मूला बता देते हैं कि एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, और फिर कहीं भी सर्कल से रिलेटेड एरिया कुछ फाइंड करना होता है, बच्चे इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इजी है क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम लगता है और रटने की प्रवृत्ति बच्चों में ज़्यादा बढ़ जाती है, वो समझने का उसको प्रयास नहीं करते। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड है वो है एनालिटिक मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस टीचिंग मेथड में ऑब्जर्वेशन, बच्चे ऑब्जर्व करना सीखते हैं, एनालिसिस करना सीखते हैं। किसी भी समस्या की तह तक पहुंचने के लिए तथा समस्या का हल सुविधापूर्वक खोजने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाए और इस तरह अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। यह विधि विश्लेषण प्रक्रिया पर आधारित है। विश्लेषण से तात्पर्य किसी भी समस्या की तह तक पहुंचने के लिए तथा समस्या का हल सुविधापूर्वक खोजने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाए और इस तरह अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचने का प्रयास किया जाना है। ये विश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि में जो ज्ञात करना होता है उससे आरंभ करते हैं और इसे ज्ञात करने के लिए कुछ जो भी दिया जाता है उसको हम छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना चाहिए, इस प्रकार ज्ञात करना चाहिए, करते करते कुछ भी दिया है उससे हल तक पहुंच जाते हैं। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए एक सर्वोत्तम विधि है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर अथवा निष्कर्ष से ज्ञात तथ्यों की ओर होती है। विश्लेषण विधि की जो विशेषताएं हैं, पहला है कि ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। बालक स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और हल ढूंढते हैं। आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। फोर्थ है, इस विधि द्वारा तर्क शक्ति तथा विचार शक्ति, विश्लेषण शक्ति का विकास एवं स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। विश्लेषण विधि का प्रयोग के लिए कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जब इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहला है कि साध्य को हल करना हो। सेकंड है जब रेखागणित में किसी रचना कार्य को करना हो या फिर अंकगणित में किसी नवीन समस्या का हल करना हो, तो वहाँ पे हम विश्लेषण विधि का यूज़ करते हैं। विश्लेषण विधि की कुछ सीमाएं हैं। पहला है कि इस विधि द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करने में कठिनाई होती है।
क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, एक एक चीज़ को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना और फिर इसको सॉल्व करना, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। सेकंड है, इस विधि द्वारा हल ढूंढने में अधिक समय लगता है। थर्ड है, समय तथा शक्ति अधिक लगती है और छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। नेक्स्ट हमारी विधि है सिंथेटिक मेथड या संश्लेषण विधि। यह विधि संश्लेषण कार्य पर आधारित होती है। इसका अर्थ है अलग अलग भागों को जोड़ना। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के विपरीत है और इस विधि से समस्त सूचनाओं को एकत्र कर समस्या का समाधान किया जाता है। ज्योमेट्री में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। और संश्लेषण विधि की कुछ विशेषताएं हैं कि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, समय शक्ति दोनों की बचत होती है। यहाँ पे छोटे छोटे खंडों को जोड़कर हल करने का प्रयास किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर है और ये एक सूझबूझ विधि है। समस्या में दी गई बातों को आधार मानकर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये संश्लेषण विधि की विशेषताएं हैं। संश्लेषण विधि की कुछ सीमाएं हैं। पहला है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के विकास को अवसर यहाँ पे नहीं मिलते। सेकंड है छात्र निष्क्रिय एवं अध्यापक क्रियाशील रहता है। यहाँ पे टीचर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट एक्टिव नहीं होते, वो सिर्फ सुनते रहते हैं। इस विधि द्वारा मानसिक शक्तियों का विकास के अवसर नहीं मिलते। छात्रों में रटने की आदत पड़ जाती है और यहाँ पे भूलने की भी समस्या बच्चों में आ जाती है, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। रटते हैं तो रटेंगे तो फिर कुछ समय बाद वो भूल भी जाते हैं। अब ये सभी चारों विधियों में आप कौन सी विधि सबसे अच्छी है वो अगर समझें तो गणित शिक्षण या प्रभावशाली होता है कि गणित शिक्षण प्रभावशाली होगा यदि बच्चे उस चीज़ को एक्टिव होकर सीखें। तो यहाँ पे एक्टिव अगर हैं बच्चे तो वो है विश्लेषण विधि में, जहाँ पे उनको आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। किसी भी समस्या को पूरे उसके कहाँ से वो स्टार्ट हुई समस्या, उस चीज़ को वो एनालिसिस कर रहे हैं। तो वो विधि मुझे ज़्यादा समझ में आई, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह विधि शिक्षण उद्देश्य स्वयं का प्रशिक्षण, छात्रों के बौद्धिक स्तर, रुचि, मानसिक स्तर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही शिक्षण हेतु चयन की जाती है। अकॉर्डिंग टू मी सभी विधियों में विश्लेषण विधि सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इस विधि द्वारा छात्र समस्या का विश्लेषण करते हैं तथा हल ढूंढते हैं। यह विधि छात्रों में आत्मविश्वास, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, विश्लेषण शक्ति, आत्मनिर्भरता का विकास करती है तथा इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। यहाँ पे रटने पर बल नहीं दिया जाता। गणित विषय की जटिलता और जो निरस्ता है, जो बोरिंग बच्चे फील करते हैं, उस चीज़ को भी दूर करती है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये ज़्यादा मुझे सही लगी, तो मैंने इसी को प्रेफर किया है मैथ्स टीचिंग में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।